हम्म आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। इसका आधार द साइकोलॉजी ऑफ मनी है। बहुत ही शानदार विषय है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि पैसों को संभालना, संपत्ति बनाना या कोई भी आर्थिक फैसला लेना, ये सब कोई गणित या विज्ञान का विषय नहीं है। सही कहा। मतलब ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार और मनोविज्ञान से जुड़ा है। हम हमेशा पैसों की दुनिया को स्प्रेडशीट्स, चार्ट्स और फॉर्मूले की नज़र से देखते हैं। लेकिन असल में ये पूरी तरह से भावनाओं और इंसान की फितरत का खेल है ना? एकदम सही। और इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से शुरुआत करते हैं। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। वो इंसान अपने आप में एक जीनियस था। अच्छा। हाँ, उसने 20 साल की उम्र में ही वाईफाई राउटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट डिजाइन करके उसका पेटेंट करवा लिया था। उसने कई कंपनियां बनाई, उन्हें भारी मुनाफे में बेचा और वो बेहद सफल और अमीर बन गया। सफलता की एक बेहतरीन कहानी लगती है ये तो। लगती तो है, लेकिन पैसों के साथ उसका बर्ताव, कह सकते हैं कि वो अजीबो-गरीब घमंड और बचपने से भरा हुआ था। वो अक्सर अपने साथ 100-100 डॉलर के नोटों की कई इंच मोटी गड्डियां लेकर चलता था। और शायद लोगों को दिखाता भी होगा। बिल्कुल, शराब के नशे में लोगों को दिखाता रहता था। एक दिन उसने अपने एक साथी को हजारों डॉलर नकद दिए और कहा कि जाकर सोने के सिक्के ले आओ। उसके बाद वो और उसके दोस्त प्रशांत महासागर के किनारे खड़े हो गए। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आगे क्या हुआ होगा। उन्होंने उन असली सोने के सिक्कों को पानी में पत्थरों की तरह उछालना शुरू कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सिक्के को सबसे दूर फेंक सकता है, बस मजे के लिए। ये तो सच में पागलपन है। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने एक होटल के रेस्टोरेंट का बहुत महंगा लैंप तोड़ दिया। जब मैनेजर ने उसे बताया कि लैंप 500 डॉलर का है, तो उसने घमंड में अपनी जेब से 5000 डॉलर नकद निकालकर मैनेजर के चेहरे पे मार दिए। बाप रे। उसने कहा, ये लो 5000 डॉलर और अब मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मतलब शायद ये सुनकर किसी को भी अचरज नहीं होगा कि कुछ ही सालों बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से दिवालिया हो गया। देखिए, ये कहानी जितनी अजीब लगती है, उतनी ही एक गहरी सच्चाई भी बयान करती है। अगर हम इस एग्जीक्यूटिव की तुलना एक और व्यक्ति से करें। किससे? एक व्यक्ति था जिसका नाम रोनाल्ड रीड था। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। रोनाल्ड रीड एक बेहद साधारण इंसान था। वो 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां सुधारता रहा और करीब 17 साल तक एक स्टोर में सफाई कर्मी के तौर पर फर्श बुहारता रहा। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उसका निधन हुआ, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ऐसा क्या था उसकी वसीयत में? इस साधारण से सफाई कर्मी ने अपने पीछे करीब 8 मिलियन डॉलर यानी 80 लाख डॉलर की संपत्ति छोड़ी थी। 80 लाख डॉलर एक सफाई कर्मी ने? हाँ, उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही कोई खजाना पाया था। उसने बस अपनी छोटी सी बचत को लगातार ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया था और दशकों तक सिर्फ धैर्य रखा था। मतलब सिर्फ समय और धैर्य का खेल। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कोन नाम का एक व्यक्ति था। हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच जैसी बहुत बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव। उसे फाइनेंस की दुनिया में बेहतरीन स्किल्स के लिए जाना जाता था। तो उसके साथ क्या हुआ? 2008 की मंदी में भारी कर्ज और बहुत ज्यादा रिस्क लेने के कारण वो पूरी तरह दिवालिया हो गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वह यह है कि दुनिया का शायद ही कोई और ऐसा क्षेत्र है जहां बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन या बैकग्राउंड वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त इंसान को हरा सके। बिल्कुल। क्या हम सोच सकते हैं कि एक सफाई कर्मी दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन से अच्छी हार्ट सर्जरी कर ले? कभी नहीं। या एक गैस स्टेशन अटेंडेंट किसी अनुभवी आर्किटेक्ट से बेहतर गगनचुंबी इमारत डिजाइन कर दे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ऐसा होता है। यह साबित करता है कि आर्थिक सफलता सॉफ्ट स्किल्स का खेल है, हार्ड साइंस का नहीं। ये बात तो पूरी तरह से हमारी बुनियादी सोच को ही चुनौती देती है। अगर ये पूरा खेल मनोविज्ञान का है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। जो पहला अध्याय है वो कहता है कि कोई भी पागल नहीं है। अक्सर जब लोग पैसों के मामले में अजीब फैसले लेते हैं, तो बाहरी लोगों को लगता है कि वे बिल्कुल पागल हैं। क्योंकि हम उन्हें अपने नजरिए से देखते हैं। सही कहा। लेकिन सच तो ये है कि अलग अलग पीढ़ियों और अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग पैसों के बारे में बिल्कुल अलग राय रखते हैं। जो इंसान घोर गरीबी में पला बड़ा है, उसका रिस्क को देखने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो किसी अमीर बैंकर के घर में पैदा हुआ है। इतिहास में इसके बहुत ही सटीक उदाहरण मिलते हैं। जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है।
जब 1960 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि उन्हें 1930 के दशक की महामंदी के बारे में क्या याद है। और उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि उन्हें उस मंदी का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था, क्योंकि उनका परिवार उस दौरान भी बेहद अमीर था। उनके पास बड़े घर थे और ज्यादा नौकर थे। मतलब उनके लिए मंदी बस अखबार की एक खबर थी। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस महामंदी में अपनी पाई पाई खो दी हो, उसके लिए शेयर बाजार में निवेश करना कैसा होगा? मौत के कुएं में कूदने जैसा। एकदम सही। उसका दिमाग उसे बताएगा कि शेयर बाजार सिर्फ पैसा डुबाने की जगह है। वहीं 1990 के दशक में जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, तब बड़े हुए किसी टेक कर्मचारी के लिए शेयर बाजार सबसे सुरक्षित और मुनाफे वाली जगह होगी। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। हाँ, क्योंकि उनका नजरिया उनके व्यक्तिगत अनुभवों से बना है। कोई भी इंसान दुनिया को सिर्फ अपने अनुभव के चश्मे से ही देखता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है। एक आंकड़ा है जिस पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो पाती। कौन सा आंकड़ा? अमेरिका में सबसे कम आय वाले लोग हर साल औसतन $412 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं। ये सच है। और मजे की बात यह है कि यही वो वर्ग है जिसके पास किसी मेडिकल इमरजेंसी या आपात स्थिति के लिए $400 भी नहीं होते। मतलब जब किसी के पास आपातकाल के लिए पैसे नहीं है तो लॉटरी जैसी चीज में पैसा फूंक देना, जहां जीतने की संभावना करोड़ों में एक है। हाँ, ये तो सीधे सीधे बेवकूफ़ी और गणित का अपमान है। हम इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? क्या ये उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में और नहीं फंसा रहा? देखिए, अगर हम इसे केवल एक स्प्रेडशीट और गणित की नज़र से देखेंगे तो ये वाकई पागलपन और बेवकूफ़ी लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें, उन लोगों के नजरिए से, जी, उन लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें तो कहानी बदल जाती है। वे लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं जहां हर महीने का खर्च चलाना एक जंग जीतने जैसा है। उनके लिए अच्छी छुट्टियां या एक सुरक्षित इलाके में नया घर एक असंभव सपना है। तो वे लॉटरी क्यों खरीदते हैं? जब वे लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो वो असल में कोई गणितीय संभावना नहीं खरीद रहे होते हैं, वो एक सपना खरीद रहे होते हैं। अच्छा, वो सपना कि शायद उन्हें भी वो सब मिल सके जो अमीर लोगों के पास पहले से है। बिल्कुल। हम बाहरी नज़र से उन्हें जज करते हैं, लेकिन उनकी उस हताशा भरी दुनिया में वो लॉटरी का टिकट ही उनके लिए उम्मीद की इकलौती किरण होता है। हम उनके इस फैसले को सही नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पागल नहीं हैं। सही कहा। वे बस अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर अपने लिए एक उम्मीद बुन रहे हैं। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक तरह से वे गणित नहीं बल्कि अपनी भावनाएं खरीद रहे हैं। सपनों और हकीकत के बीच इसी कश्मकश में किस्मत और जोखिम का भी बड़ा खेल है। किस्मत और जोखिम को तो जुड़वा भाई बहन कहा जाता है। हाँ, बिल गेट्स की कहानी को ही देख लीजिए, पूरे रोमांच से भरी है। बिल गेट्स की सफलता की कहानी सबको पता है, लेकिन लेकसाइड स्कूल वाला किस्सा लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकसाइड स्कूल की बात ही कुछ और थी। वे लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, जो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां 1968 में एक कंप्यूटर मौजूद था। जरा सोचिए, उस समय दुनिया के कितने हाई स्कूलों में कंप्यूटर रहा होगा? शायद उंगलियों पर गिने जा सकें। बिल्कुल, ये महज एक संयोग था। गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का वजूद भी नहीं होता। यही कारण है कि हर सफलता के पीछे केवल इंसान की कड़ी मेहनत नहीं होती, और हर विफलता के पीछे केवल उसका आलस या खराब फैसले नहीं होते। दुनिया बहुत जटिल है। हाँ, और यहाँ बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का किस्सा बहुत कुछ सिखाता है। रेल रोड वाले वैंडरबिल्ट? जी हाँ, उन्होंने रेल रोड का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वे अक्सर अपने फायदे के लिए नियम कानून तोड़ते थे। जब उन्हें सफलता मिल गई तो लोग उनके नियम तोड़ने वाले रवैये को उनकी दूरदृष्टि और साहस कहने लगे। तो क्या सच में नियम तोड़ना ही उनकी सफलता का राज था, या फिर ये महज उनकी खुशकिस्मती थी कि वे जेल जाने से बच गए और उनका बिजनेस चल पड़ा? यही तो सोचने वाली बात है। अगर वे पकड़े जाते तो शायद आज इतिहास उन्हें एक महान विजनरी नहीं बल्कि एक साधारण अपराधी के रूप में याद रखता। बिल्कुल सही। जोखिम और किस्मत के बीच का अंतर एक बाल के बराबर होता है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि हमें इन अतिवादी उदाहरणों से सीखने के बजाय व्यापक पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। अतिवादी मतलब वो एक्सट्रीम उदाहरण? हाँ, किसी एक अरबपति की सुबह 4 बजे उठने की आदत या उसके अजीबोगरीब फैसलों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती। आम लोगों के व्यवहार के बड़े पैटर्न को समझना ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों की कहानी जब सामने आती है तो ये कभी काफी नहीं होने की मानसिकता हैरान कर देती है। नेवर इनफ वाली मानसिकता। जी, मतलब इन लोगों के पास क्या नहीं था? करोड़ों डॉलर की संपत्ति, बेहिसाब ताकत, समाज के सबसे ऊंचे तबके में सम्मान। फिर भी इन लोगों ने और ज्यादा पैसे के लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में जेल गए। आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है सामाजिक तुलना, यानी सोशल कंपैरिजन। दूसरों से खुद को तौलना। बिल्कुल। इंसान का दिमाग कभी भी अपनी सफलता को अकेले में नहीं मापता। मान लीजिए एक नया बेसबॉल खिलाड़ी है जिसका वेतन $5 लाख है। आम इंसान की नजर में वो बहुत अमीर है। लेकिन जब वो अपनी आई टीम के उस सीनियर खिलाड़ी को देखता है जो करोड़ों कमा रहा है, तो वो खुद को गरीब महसूस करता है। और वो करोड़ों कमाने वाला भी किसी से तुलना करता होगा। हाँ, वो जब किसी हेज फंड मैनेजर से अपनी तुलना करता है जो साल के $30 करोड़ कमा रहा है, तो उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। तो मतलब सबसे मुश्किल आर्थिक कौशल ये जानना है कि उस गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से कब रोकना है। एकदम सही। प्रतिष्ठा, आजादी और परिवार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दांव पर लगाना कभी भी सही नहीं है। रजत गुप्ता ने रातों रात और अमीर बनने के चक्कर में सब खो दिया। लेकिन अगर हम इतिहास के सबसे सफल निवेशकों को देखें तो उनका तरीका बिल्कुल उबाऊ और धीमा रहा है। यहीं से कंपाउंडिंग और सर्वाइवल का सिद्धांत सामने आता है। कंपाउंडिंग का जादू सच में विज्ञान के किसी चमत्कार जैसा है। इसे समझने के लिए विज्ञान का ही कोई उदाहरण लेते हैं। हिमयुग का उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। मतलब आइस एजेस। पृथ्वी पर जो बर्फ की मोटी परतें जमी, वो किसी अचानक आए बड़े बर्फीले तूफान की वजह से नहीं जमी थीं। तो कैसे जमी? हुआ ये था कि गर्मियां थोड़ी ठंडी रहने लगीं, जिससे पिछली सर्दियों की पूरी बर्फ पिघल नहीं पाई। अगली सर्दियों में उस बची हुई बर्फ के ऊपर थोड़ी और बर्फ जमी। बस ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लगातार होता रहा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। निवेश में भी बिल्कुल यही होता है। क्या ये सच में हैरान करने वाला नहीं है कि वॉरेन बफे की $84.5 बिलियन की कुल संपत्ति में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए? बिल्कुल। हमारा दिमाग इस कंपाउंडिंग की ताकत को सहज रूप से नहीं समझ पाता। ये तो हुई अमीर बनने की बात, लेकिन जेसी लिवरमोर की कहानी हमें बताती है कि सर्वाइवल कितना जरूरी है। जेसी लिवरमोर कौन थे? वो अपने समय के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक थे। 1929 के मार्केट क्रैश में जब सब सड़क पर आ गए थे, तब उन्होंने करोड़ों कमाए। फिर तो वो बहुत अमीर बन गए होंगे। बने, लेकिन फिर उसी पैसे के नशे में, अति आत्मविश्वास और बहुत ज्यादा रिस्क लेने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और दिवालिया हो गए। अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग अलग कौशल है। सही कहा। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर, विनम्रता और हर हाल में सर्वाइवल की मानसिकता चाहिए होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अच्छा प्लान वही है जिसमें ये मानकर चला जाए कि चीजें प्लान के मुताबिक बिल्कुल नहीं होंगी, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। हाँ, मुझे लगता है बारबेल्ड पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। एक सिरे पर आप भविष्य को लेकर पूरी तरह आशावान हो और दूसरे सिरे पर पूरी तरह सतर्क और डरे हुए कि कल कुछ भी बुरा हो सकता है। और जब हम इन लंबी रेस की बात करते हैं तो व्यापार में एक उसूल बहुत काम आता है, जिसे कहते हैं टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? कम शायद एक या दो असाधारण घटनाएं आपके पूरे जीवन के नतीजों को तय करती हैं। हिंसबर्ग ग्रेन जैसे महान आर्ट डीलर्स का काम करने का तरीका इसका बेहतरीन उदाहरण है। आर्ट डीलर्स तो बहुत चुनिंदा पेंटिंग्स खरीदते हैं ना? लोग ऐसा ही सोचते थे, लेकिन असल में उनका काम करने का तरीका आज के इंडेक्स फंड जैसा था। वे भारी मात्रा में हजारों आर्ट पीस खरीदते थे। अच्छा। उनमें से 99% शायद कुछ खास नहीं होते थे, लेकिन वो 1% जो अचानक से पिकासो की दुर्लभ पेंटिंग निकल आता था, हाँ, वो उनके सारे नुकसान की भरपाई कर देता होगा। बिल्कुल, और उन्हें बेशुमार दौलत दे जाता था। ये तो वॉल्ट डिज्नी के साथ भी हुआ था। 1930 के दशक के मध्य तक डिज्नी स्टूडियो ने करीब 400 कार्टून प्रोजेक्ट्स बनाए, और उनमें से ज्यादातर फेल हो गए होंगे। हाँ, बुरी तरह फेल हुए या भारी नुकसान में रहे। स्टूडियो लगभग दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन फिर स्नो वाइट आई, एक असाधारण सफलता।
ये एक ऐसा टेल इवेंट था जिसने स्टूडियो की पूरी किस्मत बदल दी। मतलब आप 50% बार गलत होकर भी जीत सकते हैं। निवेश में इंसान 50% बार गलत होकर भी बहुत पैसा कमा सकता है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि जीनियस वो व्यक्ति है जो तब सामान्य काम कर सके जब उसके आसपास के बाकी सब लोग पागल हो रहे हों। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इन सब पैसों और निवेश का अंततः लक्ष्य क्या है? खुशी? बिल्कुल। और एंगस कैम्बल का अध्ययन बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि खुशी का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा है। तो खुशी किस बात पर निर्भर करती है? इस बात पर कि व्यक्ति का अपने जीवन और अपने समय पर कितना नियंत्रण है। पता है, ये बात मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटर्नशिप की याद दिलाती है। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ? काम बहुत अच्छा था, पैसे भी बहुत मिल रहे थे, लेकिन मेरे पास अपने वक्त का कोई कंट्रोल नहीं था। रात के 2 बजे भी बॉस का कॉल आ सकता था। समय पर नियंत्रण न होने के कारण वो काम धीरे धीरे एक बुरे सपने जैसा बन गया। मनोविज्ञान में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छिन रही है तो हम उस काम से नफरत करने लगते हैं। तो पैसों का सबसे बड़ा रिटर्न ये है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिसके साथ चाहें वो काम कर सकें। जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण देखिए। उनका मुख्य काम ही केवल सोचना था। उनका अपने समय पर पूरा नियंत्रण था। समय पर नियंत्रण की इस बात से एक और गहरा विरोधाभास जुड़ता है। जब मैं एक होटल में वैले की नौकरी करती थी तो ये कार में बैठा आदमी वाला पैराडॉक्स मेरी आंखों के सामने हर रोज होता था। मैन इन द कार पैराडॉक्स। जी, कोई लाल रंग की चमचमाती फरारी लेकर आता था और हम सब स्टाफ वाले उस कार को घूर रहे होते थे। लेकिन सच बताऊं, हमने कभी उस ड्राइवर की शक्ल तक याद नहीं रखी जो उसे चला रहा था। हम बस उस कार को देखकर खुद के अमीर होने के सपने देखते हैं। लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे उनका सम्मान करें, लेकिन असल में दूसरे लोग सिर्फ उस सामान की तारीफ करते हैं। अमीर होने और संपन्न होने में बहुत बड़ा अंतर है। रिच और वेल्दी होना अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। रॉजर और उसकी पोर्श कार का किस्सा याद है? बाहरी दुनिया के लिए वो बहुत अमीर था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी कार बैंक ने जब्त कर ली क्योंकि वो भारी कर्ज में डूबा था। रियाना का उदाहरण भी तो है, जिसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर मुकदमा कर दिया था। हाँ, तब एडवाइजर ने अदालत में जो कहा वो बहुत गहरी बात थी। उसने कहा कि क्या सच में ये बताने की जरूरत है कि अगर कोई इंसान महंगी चीजों पर पैसा खर्च करेगा तो उसके पास चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। संपन्नता या वेल्थ असल में वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है। वो कार जो खरीदी नहीं गई, वो महंगी घड़ी जो पहनी नहीं गई। जैसे कसरत करने के बाद एक भारी भोजन ठुकराना ही असली फिटनेस है। इसीलिए पैसा बचाना इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन मजाकिया तौर पर कहूं तो क्या लोगों को सच में पैसे बचाने के फायदे समझाने पड़ेंगे? गंभीरता से विचार करें तो हाँ, एक निश्चित आय के बाद पैसा बचाना हमारी इनकम या रिटर्न से ज्यादा हमारी बचत की दर पर निर्भर करता है। सेविंग्स रेट पर। हाँ, 1970 के दशक के तेल संकट को देखिए। हमने उस संकट से कैसे पार पाया? क्या हमने बहुत सारे नए तेल के कुएं खोज लिए? नहीं, हमने अपनी मशीनों को ज्यादा ऊर्जा कुशल बना लिया, एनर्जी एफिशिएंट बना लिया। बिल्कुल। पैसा बचाना भी अपनी आर्थिक ऊर्जा को कुशल बनाना है। बचत असल में हमारी ईगो और हमारी इनकम के बीच का अंतर है। दूसरों को दिखाने की होड़ से बाहर निकलने पर ही असली बचत होती है, और बिना किसी खास कारण के भी बचत करनी चाहिए। क्योंकि यही बचत भविष्य में सबसे बड़ा अदृश्य रिटर्न देती है, आजादी और लचीलापन। और एक आखिरी बात, रैशनल होने से बेहतर है रीजनेबल होना। डॉक्टर जूलियस वैगनर जॉरेक की कहानी याद है? उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए मरीजों को मलेरिया का बुखार दे दिया था। हाँ, एक बीमारी ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी दे दी। तार्किक रूप से बुखार आना शरीर के लिए अच्छा है क्योंकि ये संक्रमण से लड़ता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई भी बुखार बर्दाश्त नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें दर्द होता है। इसे फाइनेंस से जोड़ना बहुत ही दिलचस्प है। हैरी मार्कोविट्स का उदाहरण लें। उन्होंने पेपर पर एकदम सही गणितीय मॉडल बनाया था, लेकिन अपना पैसा कैसे निवेश किया? उन्होंने अपना पैसा ऐसे निवेश किया जिससे उन्हें रात को शांति की नींद आ सके। इंसान स्प्रेडशीट नहीं है। ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिस पर आप बुरे वक्त में भी टिके रह सकें, भले ही वो कागज पर 100% परफेक्ट ना लगे। अपने निवेश से प्यार करना कभी कभी आपको उस रणनीति पर टिके रहने की ताकत देता है। अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो आज की आधुनिक दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर दुनिया को खा रहा है, वहां सबसे बड़ा और स्थायी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी डिग्रियों में नहीं है। तो किस चीज में है? ये इस बात में छिपा है कि आप अपने लालच पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं,
कितना धीरज दिखा सकते हैं और अपने समय पर आपका कितना अधिकार है। इस पूरे गहरी चर्चा के बाद शायद हमें खुद से ये पूछने की जरूरत है कि हम पैसे से असल में क्या खरीदना चाहते हैं, लोगों की झूठी वाहवाही या अपनी आजादी। और जब हम पैसे या निवेश के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में स्प्रेडशीट्स आती हैं, चार्ट्स और गणित के फॉर्मूले आते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये सब एक बहुत ही तार्किक संगत प्रक्रिया है। बिल्कुल, पर आज हम एक बहुत ही अलग सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम ये मान लें कि निवेश कोई विज्ञान है ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानी भावनाओं और मनोविज्ञान से भरा एक खेल है। यही तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन भी है। देखिए, हम अक्सर सूचनाओं के भारी बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात साफ हो जाती है कि पैसे के मामले में हम इंसान हमेशा पूरी तरह से रैशनल यानी तार्किक संगत नहीं होते। हाँ, हम उसकी जगह रीजनेबल होने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। हम रीजनेबल यानी व्यावहारिक होने की कोशिश करते हैं, और ये फर्क समझना उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचकर निवेश के पीछे के असली मानवीय व्यवहार को समझना चाहते हैं। ये रैशनल और रीजनेबल के बीच का अंतर शुरुआत में थोड़ा उलझावा लग सकता है, लेकिन स्रोत में दिए गए एक उदाहरण से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसे होम बायस कहा जाता है। हाँ, होम बायस, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर हम गणितीय रूप से देखें तो किसी भी निवेशक के लिए दुनिया के 95% से ज्यादा निवेश के अवसर उसके अपने देश के बाहर मौजूद हैं। एक पूरी तरह से रैशनल मशीन दुनिया भर की कंपनियों में पैसा लगाएगी ताकि जोखिम कम हो सके। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। वही तो, असलियत में लोग अपने ही देश की या अपने ही शहर की कंपनियों में निवेश करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गणित के हिसाब से ये गलत हो सकता है, लेकिन निवेश का मतलब होता है अजनबियों को अपनी मेहनत का पैसा देना। बिल्कुल। अगर किसी परिचित नाम से हमें उन अजनबियों पर भरोसा करने का साहस मिलता है, तो ये कदम भले ही रैशनल ना हो, लेकिन मानसिक शांति के लिए ये बहुत रीजनेबल है। और इसी बिंदु को स्रोत एक और शानदार कहानी के जरिए समझाते हैं जो जैक बोगल से जुड़ी है। जैक बोगल वो इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कम फीस वाले पैसिव इंडेक्स फंड्स का प्रचार किया। हाँ, उन्होंने हमेशा तर्क दिया कि हाई फी वाले म्यूचुअल फंड्स गणित के नियमों के खिलाफ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी जैक बोगल ने अपने खुद के बेटे के हाई फी वाले फंड में निवेश किया था। ये तो एकदम विरोधाभास लगता है। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब बहुत ही साधारण लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि हम परिवार के लिए कुछ चीजें करते हैं, अगर ये हमेशा संगत नहीं है तो खैर जिंदगी भी हमेशा संगत नहीं होती। यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। अगर हम निवेश जैसी गंभीर चीज में परिवार या भावनाओं को बीच में ले आएंगे, तो क्या हम अपनी वित्तीय योजनाओं को कमजोर नहीं कर रहे? क्या भावनाओं को बिल्कुल किनारे नहीं रख देना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से आपका सोचना बिल्कुल सही है। एक स्प्रेडशीट के हिसाब से भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहीं पर तो मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। हम इंसान हैं, मशीनें नहीं। सही कहा। एक स्प्रेडशीट को रात में नींद नहीं आती। बिल्कुल, उसे अपने परिवार की चिंता नहीं होती। स्रोतों में जॉश ब्राउन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो एक जाने माने वित्तीय सलाहकार हैं जो हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स की वकालत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा अलग अलग इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने में लगाते हैं। वो जानते हैं कि ये पूरी तरह से रैशनल नहीं है। हाँ, वो जानते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 20 साल की उम्र से स्टॉक से प्यार है। उनका मानना है कि अगर ये छोटा सा अतार्किक कदम उनके अंदर के उस जुआरी को शांत रखता है और उन्हें अपनी बाकी की बड़ी, उबाऊ लेकिन सुरक्षित वित्तीय योजनाओं के साथ छेड़खानी करने से रोकता है, तो ये रीजनेबल है। ये नजरिया काफी दिलचस्प है। यानी एक छोटी सी छूट हमें बड़ी गलतियों से बचा सकती है। अब स्रोत एक और बहुत बड़े भ्रम की ओर इशारा करते हैं। वो है इतिहास को भविष्यवाणियों का नक्शा मान लेना। हम सोचते हैं कि जो पहले हुआ है वही आगे होगा। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइमैन का एक बहुत ही सटीक कोट दिया गया है। वो कहते हैं कि सोचिए, भौतिकी कितनी कठिन होती अगर इलेक्ट्रॉन्स में भावनाएं होती। क्या बात है! निवेश की दुनिया में हर इलेक्ट्रॉन यानी हर निवेशक की अपनी भावनाएं होती हैं। एकदम। इसलिए अर्थशास्त्र कोई हार्ड साइंस नहीं है, जैसे कि भूविज्ञान या चिकित्सा विज्ञान। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। चिकित्सा विज्ञान में देखें तो एक इंसान की किडनी साल 1020 में बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे 2020 में करती है।
उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पर शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था 1920 और 2020 में एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि इंसानों का सामूहिक मनोविज्ञान बदल चुका है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों को भविष्य देखने वाला पैगंबर मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, स्रोत में स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सैगन का एक कोट भी है कि जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हर समय होती रहती हैं। बिल्कुल। इतिहास असल में उन आउटलायर घटनाओं का अध्ययन है जो उस समय के लोगों के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक थीं। लेकिन लोग उसी इतिहास का उपयोग भविष्य का नक्शा बनाने के लिए करते हैं। इसे हिस्टोरियंस एज प्रॉफिट्स फैलेसी कहा जाता है। अगर हम पिछले कुछ 100 सालों का विश्लेषण करें तो 19वीं और 20वीं सदी में पृथ्वी पर करीब 15 अरब लोग पैदा हुए। लेकिन स्रोतों का दावा है कि दुनिया की दिशा को बदलने का काम शायद सिर्फ मुट्ठी भर, लगभग 7 या 8 लोगों ने किया, जैसे एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, बिल गेट्स या थॉमस एडिसन। अगर उन 15 अरब लोगों में से सिर्फ उन 7 लोगों का वजूद ना होता तो आज की पूरी आर्थिक व्यवस्था एकदम अलग होती। ग्रेट डिप्रेशन या द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं आउटलायर थीं। कोई भी ऐतिहासिक डेटा इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। और यही कारण है कि बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें निवेश की दुनिया का भगवान माना जाता है, उनकी पुरानी किताबों के फॉर्मूले आज पहले की तरह काम नहीं करते। क्योंकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव आ चुके हैं। 401 के या आधुनिक रिटायरमेंट प्लान एक पीढ़ी पहले थे ही नहीं। तो जब इतिहास लगातार हमें चौंकाता रहता है तो रास्ता क्या बचता है? यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ले जाते हैं, गलतियों की गुंजाइश, यानी रूम फॉर एरर। लास वेगस के कसिनो और ब्लैक जैक खेलने वालों का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी कार्ड काउंटिंग करते हैं वो जानते हैं कि गणित उनके साथ है, लेकिन फिर भी वो कभी अपना सारा पैसा एक ही दांव पर नहीं लगाते। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। एक खराब चाल उन्हें खेल से बाहर कर सकती है, इसलिए उन्हें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है। बेंजामिन ग्राहम का भी यही सिद्धांत था कि आपकी वित्तीय योजना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर भविष्यवाणी गलत भी हो जाए तो भी आप बचे रहें। इस संदर्भ में बिल गेट्स का शुरुआती दिनों का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। जब माइक्रोसॉफ्ट तेजी से बढ़ रही थी, तब भी गेट्स ने बैंक में इतना नकद पैसा रखा कि अगर 1 साल तक कोई आमदनी ना हो तो भी वो कर्मचारियों को वेतन दे सके। अगर हम इसे सिर्फ स्प्रेडशीट के चश्मे से देखें तो ये खराब फैसला था। उस पैसे को निवेश करके और पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन ये फैसला स्प्रेडशीट के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक सहनशक्ति के लिए था। स्प्रेडशीट ये नहीं बता सकती कि जब बाजार 30% गिरेगा तो रात को नींद आएगी या नहीं। बिल्कुल। क्या आप उस घबराहट में अपने शेयर बेच देंगे? इसलिए हमारी योजनाओं में लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि हमारे लक्ष्य तेजी से बदलते हैं। स्रोतों में इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा गया है। हाँ, जैसे एक 5 साल का बच्चा मानता है कि वो बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाएगा, फिर किशोर होकर वो वकील बनना चाहता है और 70 की उम्र में उसे एहसास होता है कि उसकी रिटायरमेंट योजना आज की जीवन शैली से मेल नहीं खाती। हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं कठोर होती हैं। यह मनोविज्ञानी डैनियल kahneman की आदत का जिक्र है। वो अपने किसी भी रिसर्च ड्राफ्ट को, जिस पर उन्होंने हफ्तों मेहनत की हो, कूड़े में डाल सकते थे अगर वो अब सही ना हो। वो कहते थे कि उनके पास कोई संक कॉस्ट्स नहीं है। यानी पहले की गई मेहनत या खर्चे के बोझ तले भविष्य के फैसले मत लो। ये वाकई आजाद करने वाला नजरिया है। लेकिन मनोविज्ञान का एक और पहलू है। हम भूल जाते हैं कि हर अच्छी चीज की कीमत होती है। स्रोत के अगले हिस्से में सफलता की कीमत पर गहराई से चर्चा है। डिज्नीलैंड के टिकट का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर कोई डिज्नीलैंड जाता है तो वो टिकट खरीदता है, क्या वो उसे कोई जुर्माना मानता है? नहीं, वो उसे आनंद लेने की फीस मानता है। सही कहा। लेकिन जब शेयर बाजार में अस्थिरता आती है तो लोग घबरा जाते हैं। वो उसे एक फीस की तरह नहीं बल्कि एक जुर्माने की तरह देखने लगते हैं, जबकि असल में वो अच्छे रिटर्न पाने की एक स्वाभाविक फीस है। और जो लोग इस फीस को चुकाने से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, वो आखिरकार बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक और उनके पूर्व सीईओ जैक वेल्च का मामला इसका आदर्श उदाहरण है। उन्होंने सालों तक कंपनी की अकाउंटिंग के साथ खिलवाड़ किया,
ताकि शेयरधारकों को बाजार की अस्थिरता का सामना ना करना पड़े। वो हर तिमाही में एकदम स्थिर रिटर्न्स दिखाते थे। हाँ, और इस चक्कर में उन्होंने अंदर ही अंदर भारी जोखिम जमा कर लिया। जब सच्चाई सामने आई तो कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नुकसान उस असली अस्थिरता की फीस से कई गुना बड़ा था। शॉर्टकट्स के अलावा निवेशकों की एक और कमजोरी होती है ये भूल जाना कि वो असल में कौन सा खेल खेल रहे हैं। .com बबल के दौरान सिस्को कंपनी के शेयर $60 तक पहुंच गए थे। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये बेतुका था। लेकिन जो लोग $60 में खरीद रहे थे वो डे ट्रेडर्स थे। उनका टाइम होराइजन सालों का नहीं, सिर्फ एक दिन का था। उनके लिए वो कीमत रैशनल थी। मुसीबत तब शुरू हुई जब अपनी रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे लोगों ने टीवी देखकर उन डे ट्रेडर्स की नकल शुरू कर दी। वो दोनों एक ही मैदान पर थे, लेकिन खेल बिल्कुल अलग खेल रहे थे। यही सीख है। अपनी टीवी स्क्रीन या पड़ोसियों को देखकर फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनके लक्ष्य आपसे अलग हो सकते हैं। लेकिन लोग शांति से अपनी योजना पर टिके रहने के बजाय डरावनी बातों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। और यहीं से हम निराशावाद के आकर्षण यानी सडक्शन ऑफ पेसिमिज्म के विषय में प्रवेश करते हैं। निराशावाद हमेशा हमें बहुत समझदार लगता है। स्रोतों में 2008 का एक किस्सा है जब एक रूसी प्रोफेसर इगोर पनारिन ने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका 6 हिस्सों में टूट जाएगा। और उस समय हर कोई उसे गंभीरता से ले रहा था। जरा सोचिए, अगर किसी ने लिखा होता कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तो लोग उसे नकार देते। स्रोत में एक काल्पनिक तुलना है। मान लीजिए 1940 के दशक में, जब जापान तबाह हो चुका था, कोई कहता कि आने वाले समय में जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक होगा, तो लोग यकीनन उसे बेवकूफ समझते। हाँ, मनोविज्ञान ये है कि आशावाद अक्सर किसी सेल्स पिच जैसा लगता है, लेकिन जब कोई निराशावाद की बात करता है तो लगता है जैसे कोई हमारी मदद कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रगति धीमी होती है और विनाश तेज। पिछले 50 वर्षों में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता, पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो तुरंत सुर्खियों में आ जाता है। इंसान का दिमाग खतरों को जल्दी पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए निराशावाद की अपील मजबूत होती है। यहाँ स्टीफन हॉकिंग का नजरिया बहुत गहरी सीख देता है। उन्हें 21 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उनकी उम्मीदें शून्य हो गई थीं। उसके बाद जो भी उन्होंने हासिल किया वो उनके लिए एक बोनस था। जब हमारी उम्मीदें कम होती हैं तो हर प्रगति एक आश्चर्य लगती है। ये उम्मीदों का खेल हमारे अगले विषय से जुड़ता है, कहानियों की ताकत से। स्रोतों में एक काल्पनिक एलियन की कहानी का इस्तेमाल किया गया है। कल्पना कीजिए कि एक एलियन पृथ्वी की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने 2007 में आता है। वो नोट्स बनाता है और फिर 2009 में दोबारा आता है। तब वो देखता है कि भौतिक रूप से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, वही इमारतें, वही मशीनें, लेकिन 2009 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। एलियन हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब है कि हमारे द्वारा खुद को सुनाई जाने वाली कहानी बदल गई थी। 2007 में कहानी थी कि घरों की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी। 2009 में वो कहानी टूट गई। हमारे पास ज्ञान या संसाधन कम नहीं हुए थे, सिर्फ हमारा विश्वास टूट गया था। कहानियों में अर्थव्यवस्था को आसमान पर ले जाने या जमीन पर गिराने की ताकत होती है, और जब इंसान हताश होता है तो वो किसी भी आकर्षक कल्पना पर विश्वास कर लेता है। जैसे यमन के उस गांव का उदाहरण जहां आधुनिक चिकित्सा न मिलने पर लोग हताशा में बीमार बच्चों के शरीर को जलाकर इलाज करने की कोशिश करते हैं। ये डरावना है, लेकिन साबित करता है कि हताशा में इंसान किसी भी कहानी को सच मान लेता है। वित्तीय दुनिया में भी यही होता है। रातों रात अमीर बनने की कहानियां इसीलिए बिकती हैं। किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट क्लेरेंस ह्यूज की कहानी इसी खतरे को दिखाती है। 1931 में वो डेंटिस्ट के पास गए थे और होश आने पर पता चला कि डेंटिस्ट ने बिना पूछे उनके 16 दांत निकाल दिए थे। उस दौर में माना जाता था कि विशेषज्ञ जो कर रहा है वही परम सत्य है। आज मेडिकल प्रोफेशन बदल चुका है। वित्तीय सलाह के मामले में भी हमें यही नजरिया अपनाना चाहिए। कोई एक सही तरीका नहीं है। और इसी बात को लेखक ने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी साझा करके साबित किया है। उन्होंने बताया कि कम ब्याज दरों के बावजूद उन्होंने अपना होम लोन पूरी तरह चुका दिया। स्प्रेडशीट के हिसाब से एक खराब फैसला था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो रात को चैन की नींद सो सकें। उनका मानना है कि एक उच्च बचत दर और साधारण इंडेक्स फंड्स ही उनके लिए काफी हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। रिटर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक शांति।
अब हम इस गहन चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अमेरिकी उपभोक्ता के मनोविज्ञान पर रोशनी डालता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर आधुनिक उपभोक्ता मनोविज्ञान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। युद्ध के दौरान लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एक दबी हुई मांग पैदा हो गई थी। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, क्रेडिट बूम आया और अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। 1950 से 1980 के बीच एक समानता का युग देखा गया। अमीर और गरीब के बीच की खाई उतनी चौड़ी नहीं थी। पॉल ग्राहम का टीवी वाला उदाहरण इस समानता को बहुत अच्छे से चित्रित करता है। उस समय देश में कुछ ही टीवी स्टेशन थे। अमीर हों या गरीब, सब रात को एक ही टीवी शो देख रहे होते थे। इस वजह से लोगों की उम्मीदें इसी समानता के आधार पर तय हो गई थीं। उन्हें लगने लगा था कि उनका जीवन पड़ोसियों जैसा ही होगा। लेकिन 80 के दशक के बाद असमानता तेजी से बढ़ने लगी। इसे द बिग स्ट्रेच कहा गया है। असमानता बढ़ने लगी, लेकिन लोगों की उम्मीदें पुराने समानता के युग में फंसी थीं। एक बैंक मैनेजर बड़ा घर खरीदता है तो एक साधारण व्यक्ति भी उस जैसा जीवन जीने की कोशिश करता है। और इस चक्कर में लोग भारी कर्ज के बोझ तले दबने लगे। 2008 में जब ये व्यवस्था टूटी तो सब कुछ बिखर गया। स्रोत बताते हैं कि आर्थिक असमानता का असर समाज की राजनीतिक दिशा पर भी पड़ता है। 2008 के बाद जो बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए, चाहे वो टी पार्टी हो, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्जिट या डोनाल्ड ट्रंप का उदय, वो काफी हद तक इसी आर्थिक चक्र का परिणाम थे। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा, तो वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन तमाम उदाहरणों से आगे बढ़कर एक गहरा सवाल है। अगर इतिहास हमें चौंकाता है, योजनाएं बदल जाती हैं, तो क्या पैसे का असली लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है, या फिर दुनिया की उम्मीदों से खुद को आजाद करना और भविष्य के झटकों से बचने की क्षमता खरीदना है? शायद सबसे बेहतरीन निवेश स्ट्रैटेजी वो है जो आपको आजादी दे और रात को एक सुकून भरी नींद दे सके। ये एक ऐसा विचार है जो हमें जरूर सोचना चाहिए। क्या हमारा पैसा हमें आजादी दे रहा है या सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है? इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई गहन चर्चा में एक नए विषय के साथ वापसी करेंगे। तब तक सीखते